नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप सभी प्रबुद्ध जन का मैं स्वागत करती हूं आज के इस पॉडकास्ट में। और मैं उपस्थित हूं सर्व भाषा संस्कृति समन्वय समिति के कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित हैं इस मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। नमस्कार। और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। आपके ही मंच पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू प्रभा जी। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके जीवन के विषय में और जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उन पर उनके विचारों को हम सुनेंगे और समझेंगे कि जीवन क्या है और जीवन दर्शन क्या है। तो उनके विचारों को जानने का यह अवसर मुझे भी और आपको दोनों को प्राप्त हो रहा है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हमें बहुत प्रेरणा व सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि इस मंच कितने विशेष गुण हैं और उन गुणों को आप जानते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि इस पटल का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ABS 4 भी कहते हैं, 17 प्लेटिनम जुबली मना चुका है, विश्व कीर्तिमान है ये। और 1719 निर्बाध यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहे हैं। और हमारा सर ये कौन सा कार्यक्रम कहा जाएगा? ये 70 प्लेटिनम जी और 1718 जी। और 15,000 सदस्य हैं और 28 लाख लाइक्स इस पटल को मिल चुके हैं। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए और आप सभी का अभिनंदन करते हुए बढ़ते हैं हम आज इस पॉडकास्ट में और जानेंगे सर के विचार विभिन्न पहलुओं पर। लेकिन उससे पहले मैं अपने गुरुदेव को समर्पित करती हूँ एक कुंडलिया। मिलता ज्ञान न गुरु बिना, मिलता ज्ञान न गुरु बिना, नहीं सत्य पहचान, गुरु की शिक्षा से मिले जीवन में सम्मान। जीवन में सम्मान मान गुरु से ही पाते, ईश सार संसार तथ्य गुरु हमें सिखाते। प्रभा नवाऊं शीश, प्रभा नवाऊं शीश, भाव मन उपवन खिलता, गूढ़ जगत विज्ञान, ज्ञान गुरु से ही मिलता। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखती हूँ और बढ़ती हूँ बिना समय गवाए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर सर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई कि हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा आपको हिंदी सेवी सम्मान प्राप्त हुआ है, उससे सम्मानित किया गया है, जिसके साथ 1 लाख रुपए भी आपको राशि मिल रही है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी। यह हमारे लिए प्रेरणा है, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हम भी आपके जो अनुगामी बने और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी उसका आशीष मिलता जाए। और जो उपस्थित हैं उनको भी आशीर्वाद दीजिए कि वे भी इस मुकाम तक पहुँचें। और हमारे साथ हम देख रहे हैं बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं। और अब मैं चलती हूँ पहले प्रश्न की ओर कि ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं हम एक दूसरे से, तो मैं भी वही पूछना चाहती हूँ कि आप एक्सीडेंटली पोएट बने या बाय बर्थ या बॉर्न पोएट कहे जाएंगे? आप क्या मानते हैं अपने आप को? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। पहली बात तो यह है कि मेरा अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बहुत आकस्मिक हुआ है। मैं कहता हूँ कि हम तो जो भी हुए बस अचानक हुए, वाकई जिंदगी में यकायक हुए। क्या बात। तो हमारी कोई होम वर्क नहीं है कवि बनने में। और अगर इसको एक्सीडेंटल जो आपने शब्द यूज़ किया है, अगर इसको हिंदी में देखें, शब्दकोश में देखें, तो इसके 2 मायने बहुत अच्छे हैं जो नेगेटिव नहीं है। एक तो ये है कि ये दैवियत, एक्सीडेंटल के लिए देवी कहते हैं ना, वो तो संयोग था, ऐसा होना ही था। तो एक्सीडेंटल में दैवियत भी है और संयोगवशात भी है। तो मेरा अपना मानना यह है कि कुछ ऐसे संयोग बनते हैं कि आदमी
कवि बन जाता है, और बन क्या जाता है, उसके भीतर एक बीज तो होता है, उस बीज का प्रस्फुटन होता है और उसमें से एक पौधा निकलता है, और वो कवि है, लेकिन उसके भीतर बीज तो होना चाहिए। ये बीज आगे निकलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि जी को एक क्रौच वध देखते हैं कि वो पशु जोड़ा जो है मिथुन है, तो युग में है, और उनको वो देखते हैं और बहेलिये ने तीर मार दिया, तो उसकी वेदना से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो कवि होंगे, वो तो है ना। लेकिन अचानक उनके मुख से एक अनुष्टुप छंद निकलता है, और फिर लोग कहते हैं तो हमारे आदि कवि हैं, सबसे पहले कविता निकली। तो कविता जो है ना स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थॉट्स है, इसके पीछे होमवर्क नहीं होता जी। तो कवि तो एक्चुअल में एक्सीडेंटली होता है, जो बाकायदा फिर एक्सरसाइज करते हैं या कोचिंग लेते हैं वो ठीक है, आप अपने को थोड़ा सा नरिश कर सकते हैं, तराश सकते हैं, लेकिन बेसिकली तो आपको कवि होना ही चाहिए। आपके डीएनए में, आपके हेरिडिटी में, आपके संस्कार में जब तक कविता नहीं है, आप कवि नहीं हो सकते, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे आप कह सकती हैं प्रभा जी कि आई एम एन एक्सीडेंटल पोएट जी। लेकिन वही कि जैसे कहीं से बीज आता है और उसका होना, बीज का होना तो जरूरी है, जो आपने कहा। तो यानी कहीं ना कहीं वो भाव तो था, और किसी कारण से, किसी प्रेरणा से आप फिर वो प्रस्फुटित हुआ। ये बहुत आपने सही कहा। और मुझे भी लगता है कि हम सब में जो भी कवि बनते हैं, साहित्य की ओर चलते हैं, इस राह पर बढ़ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीज रहा होता है। समय अलग अलग हो सकता है। एक पॉइंट और जरूर मैं कहूँगा, आपने जो कहा कि उससे शायद मैं सहमत नहीं हूँ, कवि बनते हैं, कवि बना नहीं जाता, कवि तो होता है। हाँ जी। इट्स एन हैपनिंग, इट्स नॉट डूइंग, इट्स बीइंग। कवि होना होता है, कवि बनना होता नहीं। पर बस यही है कि वो बीज कब किसके जीवन में कब प्रस्फुटित होगा, इस पर बहुत निर्भर करता है। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और सर हर व्यक्ति, मैं साहित्य ही नहीं, मतलब साहित्यिक नहीं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य लेकर आगे बढ़ता है। तो आप जो किस लक्ष्य को आगे ले जा रहे हैं, या आपका लक्ष्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप वैसे प्रश्न पूछ रही हैं जो बड़े अनटच्ड हैं, वरना एक बड़ा स्टीरियोटाइप्ड इंटरव्यू होता है। वो क्योंकि मेरे से आप पूछ रही हैं, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता जी। जीवन अपने आप में ही एक लक्ष्य होता है। आप जीवन में जिए तो ये इससे बड़ा लक्ष्य क्या है? इसको आप यूं कह सकती हैं कि जीवन जो है एक कोरा कैनवास है, और आपके हाथ में एक तूलिका है जी। इसमें आप जैसी चाहे पेंटिंग बना लें, चाहे जानवर की बना लें, चाहे ईश्वर की बना लें, चाहे नेचर की बना लें, ये सब कुछ। तो आपकी ज़िंदगी एक कैनवास है जिसमें आपको अपनी कोशिशों से, अपने ख्यालों से रंग भरने। तो जीवन अपने आप में एक उद्देश्य है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ है, हमें कहा कि हम ये चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, जी जी। तो उसका तो एक उद्देश्य हो सकता है। जीवन तो अपने आप में आपको मिला हुआ है किसी और से, तो इसमें जीवन में क्या होगा, आप छोटे छोटे आप उसमें अपने टारगेट्स बना सकते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, वो आपकी एक अलग प्लानिंग है। लेकिन जीवन का उद्देश्य तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी है वो सब आपको तय करना है। जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, जीवन स्वयं अपने आप में एक उद्देश्य है, जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है, और इसमें आपको अपनी कोशिशों से, अपने ख्यालों से, अपने जज्बात से किस्म किस्म के मुख्तलिफ रंग भरने हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि जीवन ही अपने आप में एक लक्ष्य है, और उसमें जो आप कर्म कर रहे हैं तो वह आपका लक्ष्य निर्धारित करता है, और आपका बहुत सटीक और सार्थक उत्तर अगर आप इजाज़त दें तो हमारी इस बातचीत में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करना चाह रहा हूँ। जी अवश्य। हमारे साथ संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री कुवैत से, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। राजकिशोर मिश्र जी हमारे साथ मोहम्मदी से जुड़े हुए हैं,
उनको प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी हमारी कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे परम श्रद्धेय दर्शन बेजार जी जो कि तेवरी के पुरोधा कवि है, बेंगलुरु से हमें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ग्रुप कमांडर अखिलेश सिंह जी हमारे साथ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंदौर से। डॉक्टर भावना कुंवर बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार, ऑस्ट्रेलिया अंचल पत्रिका की संपादक और प्रज्ञान विषयों की कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको प्रणाम। जितेंद्र पाराशर जी को मैं देख रहा हूँ, वो हमारे साथ डीग से जुड़े हुए हैं राजस्थान से, उनको प्रणाम। दिनेश माथुर जी को मैं देख रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोज ही जुड़ते हैं, हमें आशीर्वाद देने आते हैं। इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीनियर सिटीजन ऑफ दिल्ली, उनको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय अरुणेश मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, उन्हें प्रणाम। श्रद्धेय भूपेंद्र सिंह रैणा जी पंजाबी के, अंग्रेजी के और हिंदी के बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर दीपा राजवर्धन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। मैं देख रहा हूँ नमिता पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार। डॉक्टर मंजू लता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु से, उनको प्रणाम करता हूँ। अरुणाचल प्रदेश मंजू लता जी, हाँ जी, अच्छा ये दूसरी मंजुलता। अच्छा वो सॉरी, हमारे इसमें दो मंजुलताएं ऑलरेडी हैं, जी जी, तो ठीक है। एक अंशु जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें प्रणाम करना हो। हमारे परम प्रिय मित्र राजेश प्रभाकर जी जो कि बहुत अच्छे कवि हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें प्रणाम। कच्छ से हमारी संगीता डॉक्टर संगीता पाल जुड़ी हुई हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। प्रमिला श्री तिवारी जी झारखंड से जुड़ी हैं, रांची से, उनको प्रणाम। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी हमारे साथ बाराबंकी से जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार कर रहा हूँ, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हमारे साथ खटीमा उत्तराखंड से जुड़े हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और देख रहा हूँ कि राज राही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेंगलुरु से, उनको प्रणाम। हम डॉक्टर ममता सिंह हमारे साथ छतरपुर से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और पूजा श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम। तो इन सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ कि आज के संवाद में वे हमारे साथ शामिल हैं, और इससे लगता है कि जो बातचीत हो रही है वो हमारी काफ़ी दूर दूर तक जा रही है। इन सबको प्रणाम। और मैं उपस्थित सभी प्रबुद्धजन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और वैसे आपको सभी सुनना चाहते हैं और इसीलिए उनका प्यार हमें समय समय पर मिलता रहता है। थोड़ा कैमरे की सेटिंग चल रही है तो आप चिंता ना करें। और हम अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और सर से जानेंगे कि आत्मनिर्भरता और पारस्परिकता में क्या अंतर संबंध है या भिन्न है ये? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, आत्मनिर्भरता और पारस्परिकता जी। अब ये दो शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े पॉजिटिव शब्द हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं जी। ये मतलब इस पर बहुत कम लोगों ने सोचा है। इसको आप यूं देखिए कि ज्यों-ज्यों आप आत्मनिर्भर होंगे त्यों आपकी पारस्परिकता कम होती जाएगी। पहले जमाने में जैसे संयुक्त परिवार होते थे तो वो इसलिए होते थे कि उसमें आत्मनिर्भर जो है एक व्यक्ति होता था, क्या वो जो जिसे हम घर का मुखिया कह रहे हैं, है ना, हाँ, हेड ऑफ द फैमिली है। और वो इसलिए होता था कि सारी जो इनकम है घर की वो उसके पास जमा होती थी, क्योंकि कृषि से है या जो भी, बाकी लोग उस पर डिपेंड रहते थे। तो वो संयुक्त परिवार चलता था, दादा ने जो कही है वही चलेगी, चाहे वो है बहू हो तो उसकी मानेगी और सास की मानेगी, क्योंकि चाबी उसके पास रहती है। बाकी लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होता था, तो वे बड़े जुड़े रहते थे। मैं मतलब एक बहुत दूसरी तरह की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या था कि आत्मनिर्भरता नहीं थी तो पारस्परिकता बहुत थी जी, बिल्कुल। लेकिन ज्यों-ज्यों हम आत्मनिर्भर होते गए तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं रही। तो बच्चे बोले हम तो फॉरेन में सेटल हो गए,
टूटने लगे परिवार, या हम बम्बई में रह रहे हैं और परिवार गांव में रह रहा है, तो आत्मनिर्भरता ने जो पारस्परिकता है उसको तोड़ा। और ज्यों ज्यों आदमी आत्मनिर्भर होगा, पारस्परिकता का जो सूत्र है, जो धागा है, वो टूटता चला जाएगा। तो आप देखिए, पहले हर चीज में पारस्परिकता थी। घर में शादी हो रही है तो कोई बड़ी बना रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई पूड़ी तल रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, यानी उसमें सब काम में लगे होते थे। एक पारस्परिकता थी, पूरा गांव लग जाता था। घर की शादी नहीं, गांव की शादी, ये थी पारस्परिकता। क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंड है। उसमें जो नाई है वो भी वहां पे है, क्योंकि उसका रोज का काम मतलब उस फैमिली से जुड़ा हुआ है। बर्तन वाली है, उसका भी काम जुड़ा हुआ है। जो किसान है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो व्यापारी है वो भी उससे जुड़ा। तो एक कॉम्पैक्ट फैमिली थी गांव जो थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आदमी आत्मनिर्भर हो गया, तो वो जो है जितना सेल्फ डिपेंड होता गया उतना वो दूर होता गया अपने समाज से, पारस्परिकता दूर हो गई। लेकिन आज भी आप उन समाज में देखिए जहाँ लोग एक दूसरे पर हैं, जैसे ट्राइबल उसमें चले जाइए, वे खाना भी खाएंगे तो एक साथ सामूहिक रूप से बैठेंगे। शाम को जो है उनको जो भी है उनकी परंपराएं हैं, चाहे वो कच्ची आड़ी पीते हैं या ये करते हैं, खाना खाते हैं, फिर डांस करते हैं, ये करते हैं। तो जो पारस्परिकता थी वही त्योहार थी। आज त्योहार पर भी लोग अरे साहब अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहा ये तो रंग डालते हैं, होली गई। और दिवाली में भी जो बड़े पटाखे चलाते हैं, क्योंकि लोगों में वो पारस्परिक पहले इतना था कि आपको जबरदस्ती घर से खींच के ले जाएंगे कि आप बैठे कैसे हैं, बड़े मनहूस आदमी है, निकलिए बाहर निकलिए, हमारे साथ डांस करिए। लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते थे दूसरे दिन। अब वो सारी चीज SMS पर रह गई है, या इमोजीज पर रह गई है, ग्रीटिंग्स पर रह गई है। तो ये क्यों? क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड होते गए। इतने सेल्फ डिपेंड होते गए, हमारी पारस्परिकता उसी अनुपात में कम होती गई, ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये कह सकते हैं ना सर, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें कि जो आप जिसकी बात करें, आत्मनिर्भरता जो है वो व्यापारिकता को जन्म दे रही है। ये भी एक टर्म हो सकता है एक इसका, क्योंकि हम नहीं, हाँ बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। एक्चुअल व्यापार जो है वो तो हमारे घर पर आकर मतलब अनावश्यक रूप से वो हमारे घर में एक क्रूर हस्तक्षेप कर गया है। आप माने या न माने, आप कहीं बाजार में जाते हैं और वो कहते हैं टूथपेस्ट देना, तो वो आपसे पूछता कौन सा दूं, तो आप कोई ना कोई ब्रांड का नाम बताएंगे, यानी आप इनडायरेक्टली उसकी ब्रांड जो है कंपनी उसका प्रचार कर रही है और वो ले रही है, क्योंकि आपके ब्रेन में वो ब्रांड रख दिया गया है। आप जो घी लेने जाएंगी तो बोले कौन सी कंपनी का घी लेना है, तो आपको ही तो बाजार तो अब आपकी चॉइस बन गया है। उस बाजार से बाहर तो आप जा ही नहीं सकती। वो दुकानदार कहे मुझे बताइए कौन सा वाला दूं सर, चावल लेना तो कौन सा वाला बताओ। तो बाजार तो आपके घर के भीतर हस्तक्षेप कर गया है और बाजार से तो आप बाहर हो ही नहीं सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ लगातार हमारे प्रबुद्ध जन जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आप देखिए आज कितने विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और अगला जो मेरा प्रश्न है बाद में लेते हैं सर, पहले हम अपने मित्रों और प्रबुद्ध जनों का धन्यवाद कर देते हैं, क्योंकि वे लगातार अपनी टिप्पणियों से हमें नवाज रहे हैं। जी शुक्रिया जी। ये हमारी आपकी बातचीत इतनी अच्छी हो रही है कि लोग आ रहे हैं। देखिए हमारे भाई सुरक्षा पूर्ति खुराना जी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साहित्यिक परिवार की कुलदेवी आदरणीय अन्नदा पाटनी जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अरविंद जादौन जी हमारे एक प्राचार्य मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। और अफ्रीका से सारिका फलोर जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ी हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सता जोशी जी बहुत बड़े विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी ज्योतिषी महाराष्ट्र से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। संध्या दीक्षित जी, डॉक्टर संध्या दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बॉम्बे से दिनेश दवे जी हमारे बहुत परम मित्र जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे बड़े परम मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। रचना उनियाल जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। सुबोध श्रीवास्तव जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गए हैं,
उनको प्रणाम। डॉक्टर राधा बिष्ट जर्मनी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री दरियाब सिंह राजपूत ब्रजभाषा के बड़े अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोदी नगर से, और बहुत अच्छे चित्रकार, बहुत अच्छे कवि हमारे, और बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति मृत्युंजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमालय की वादियों से। ये ठंड जो भेज रहे हैं ये उन्हीं की करामात है, इतनी ठंडक आ रही है वहीं से आ रही है। चलिए इन सारे लोगों को प्रणाम करता हूँ, और मैं फिर दोबारा प्रभा जी की तरफ मुखातिब होता हूँ कि वो अगला प्रश्न पूछें। जी बिल्कुल, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और मुझे पता है ये हाँ ही है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि सर आप क्या कवि होने के साथ साथ विचारक भी हैं? क्योंकि आप एक बहुत ही उत्कृष्ट वक्ता हैं, तो और वक्ता मुझे लगता है अपने विचारों को ही आगे बढ़ाता है। तो लेकिन आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर सुनना चाहती हूँ कि क्या आप कवि के साथ साथ विचारक भी हैं? क्षमा चाहूँगा, आपने कहा कि मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ उसका उत्तर हाँ ही होगा जी। मैं इसका उत्तर ना में दे रहा हूँ। अरे कि पहली बात तो ये है कि मुझे मालूम नहीं मैं कवि हूँ या नहीं जी, इसी में संदेह है सर मुझे। है। और विचारक तो मैं कतई नहीं हूँ, जी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जी, क्योंकि मेरा जो अपना सोचना है वो ये है कि जो विचार है ना, एक स्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे अब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है, तो एक जगह के बाद प्रतिभा जो है आप किसी को उतना अर्थ नहीं रखती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको पीट देता है। बिल्कुल। वैसे ही जैसे विचार वाली जो बात है, तो बहुत सारे लोग विचारक होंगे, लेकिन मैं विचारक नहीं हूँ, क्योंकि जो तमाम सारे आपको मैं उदाहरण देता हूँ। आज की डेट में जो नई थ्योरी चली है वो ये है कि हम विपश्यना की ओर, जैसे आप देखें या ध्यान की ओर देखें, मेडिटेशन की ओर देखें, तो उसमें थॉट, एक तरफ तो थॉट्स हैं, विचार हैं, और दूसरी तरफ ये है कि थॉटलेसनेस, निर्विचार होना, मेडिटेशन, हाँ, अनमाइंडनेस, माइंड। तो जैसे मैं कह सकता हूँ कि महावीर स्वामी, तीर्थंकर महावीर स्वामी जी या हमारे गौतम बुद्ध जी, ये विचारक नहीं है। क्योंकि विचारक तो क्या है कि जो दूसरों के विचारों को इकट्ठा करता है और फिर कुछ बोलता है, या एक सोचे समझे दायरे में बोलता है जी। ये विचार के दूसरे ध्रुव पर जो निर्विचार है, थॉटलेसनेस है, वहाँ आकर जो है जहाँ विचार शांत हो जाते हैं, जहाँ से ध्यान शुरू होता है, जहाँ से वो प्रज्ञा शुरू होती है, जो विचार मुक्त है, फिर वो जो बोलते हैं तो उनकी जो वाणी है वो आप तो वाणी हो जाती है। लोगों के लिए वो विचार होते हैं, लेकिन उनके लिए वो विचार नहीं है, क्योंकि विचार तो बासी चीज है, उनका तो मौलिक सृजन है, उनका तो आविष्कार है जो वो बोल रहे हैं। तो मैं भी अपने आप को थॉटलेसनेस स्टेज में मानता हूँ। जो विचार है उसका दूसरा जो विपरीत ध्रुव है, निर्विचार, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। और जो बोलता हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा ही है कि मैं किसी स्क्रिप्ट को वो नहीं करता, या बोलना है तो कोई मेरी होमवर्क नहीं होता, ऊपर से जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। तो ये जो वो बोलना है कि मैं तो बांसुरी हूँ, लेकिन उसमें स्वर तो जो है प्रभु का है ना। तो जो आदमी ये सोचता है कि वो विचार कर रहा है, मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी नीचे की स्थिति में है। और जो सोचता है कि ऊपर से कोई चीज़ आ रही है, जब निर्विचार हो जाता है आदमी, तो फिर वो जो उससे वाणी निकलती है, जो आप तो वाणी निकलती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो नितांत मौलिक और प्रामाणिक होती है। तो मैं विचारक अपने को नहीं मानता, क्योंकि अगर इतने बुद्ध या महावीर या कन्फ्यूशियस या लाओ से ये दार्शनिक हैं, दार्शनिक है, विचारक नहीं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो दार्शनिक का मतलब तो ये है कि वो देख रहा, दर्शन कर रहा। किस चीज के दर्शन कर रहा है? जो अदृश्य है। दर्शन का मतलब क्या है? अच्छा, तो आप सारी दुनिया तो नहीं चीज देखती है, लेकिन दर्शन फिलॉसफी का अर्थ है जो अदृश्य है उसको देख लेना, जो मौन है उसको सुन लेना और उसे अभिव्यक्त करना। तो वो जो स्थिति है वो जिसको मिल जाती है वो तीर्थंकर महावीर स्वामी हो जाते हैं। वो जो है
गौतम बुद्ध हो जाते हैं। और आपने देखा होगा इन्होंने कभी कोई कबीर ने कहा ही है, कागज मसीली ना हाथ, कागज पेन लिए ही नहीं है, सिर्फ बोले हैं। और बोले हैं, कहाँ ऊपर से आए, जो तजुर्बे आए वो बोल दिए। कहीं जाकर जो है बुद्ध ने कोई नोट्स थोड़ी बनाए, ना उनने कोई किताब लिखी, ना महावीर स्वामी ने, वो तो बोले हैं, लेकिन उनका बोलना ही मंत्र बन जाता है, ऋचा बन जाता है। तो वो इसलिए है क्योंकि वो थॉटलेसनेस स्टेज से बोलते हैं, वो चेतना के उस बिंदु से बोलते हैं जहाँ मौन बोलता है। ऐसा मेरा मानना। बहुत सुंदरता से आपने समझाया कि विचारक और दार्शनिक होने में क्या फ़र्क है। और आप विचारक नहीं है, ये हमें मैं तो सोच कर ही आई थी कि आप कहेंगे हाँ, और आपने जो बिल्कुल परिभाषा ही मेरे प्रश्न की बदल दी। और मैंने लिखा भी था कि आप मोटिवेशनल स्पीकर तो हैं सर, ये नहीं कि आप पढ़ के बोले इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन आप जो भी बोलते हैं उससे हम पर प्रभाव पड़ता है, सुनने वाले पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं आपको एक प्रेरक वक्ता तो ज़रूर मानती हूँ, और साथ में जो दार्शनिक तो आप हैं ही। इस आज मैंने अपना जो टर्म है, जो मैंने शब्द लिखा था विचारक, उसको अब मैं बदलती हूँ और आपकी दार्शनिकता को मैं प्रणाम करती हूँ। अनुमति हो तो कुछ नाम और लेंगे। बिल्कुल सर, उन्हीं के कारण हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं, उनकी उपस्थिति को नमन है जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि वैसे संवाद पर भी जैसे गहराई कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मनोरंजन नहीं है, ज्ञान रंजन तो है। उसके लिए इतने लोग जुड़े हैं, सिद्ध होता है कि अच्छी बातें भी सुनी जाती हैं। बिल्कुल। हमारे बीच बहुत श्रेष्ठ कवित्री भोपाल से जुड़ी हुई हैं, कांति शुक्ला जी, जिनको वहाँ की अकादमी ने सम्मानित भी किया है। शिवनाथ सिंह जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली से बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और हमारी प्रिय भाभी सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। वो रोज़ आती हैं और रोज़ जो है आकर अपनी रौनक बिखेरती हैं, उन्हें प्रणाम। डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हमारे बांदा से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। श्री राजीव गौतम जी बहुत अच्छे कवि हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और श्री हीरो वाधवानी जी जो मधुर सूक्तियों के सृजक हैं, एक नई विधा उन्होंने हिंदी साहित्य में दी है, और मैं उनका ऋण कभी नहीं चुकाता। मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार मेरे से मेरा फोटो मांगा और कुछ शुभकामना को। मैंने देखा एक पत्रिका आई मेरे पास, एक पुस्तक आई जिसमें वो पुस्तक मुझे को ही समर्पित की गई थी। तो मुझे लगा कितने ईमानदार व्यक्ति हैं हीरो वाधवानी जी, तो मैं उनसे आज तक नहीं मिला। और अभी मैं बड़ा संकोच में हूँ कि मैं उनकी वो पुस्तक पर लिख भी नहीं पाया, लेकिन मेरे दिमाग में है, मैं उस पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करूँगा हीरो वाधवानी जी। और आपको मैं बधाई देता हूँ मधुर सूक्तियों के लिए। रचना दीक्षित जी हमारी जुड़ी हुई हैं, वैज्ञानिक चेतना की बहुत अच्छी कवित्री हैं, थोड़े दिन पहले ही पटल पर आई थी, उनको प्रणाम। मंजू श्रीवास्तव जी अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। विजय प्रशांत जी हमारे बहुत आत्मीय मित्र, बहुत अच्छे कवि, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। वैसे तो इन्होंने देखा था कहीं नदी के किनारे, पता नहीं कुंभ स्नान कर रहे हैं, बहरहाल बहुत अच्छे कवि हैं, उनको प्रणाम। भाई राकेश जुगरान जी हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे गायक भी हैं, वो गाते हैं, मैंने उनको सुना है। तो ये सारे मित्र हमारे साथ हैं, और भी नाम और भी आ रहे हैं। अच्छा मैं देख रहा हूँ हमारे साथ अरविंद असर जी, बहुत श्रेष्ठ शायर हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऋषि सिन्हा हमारे प्रिय अनुज पटना से जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। राश दादा राश जी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, बहुत श्रेष्ठ गीतकार, कवि और बहुत अच्छे मनुष्य, विनम्र मनुष्य, उनको मैं प्रणाम करता हूँ बेंगलुरु से। सुमन सैनी जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ देहरादून से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उन प्रणाम, बहुत अच्छी गायिका हैं। वंदना योगी जी को देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गई हैं। शशि प्रेमदेव जी बलिया से हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और प्राचार्य भी हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और
पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इस क्रम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नाम आते जा रहे हैं, बहुत सारे सुधीजन जुड़े हैं। जी जी। और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं और हमारी बात सुन रहे हैं। लक्ष्मी लाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। श्री प्रेम बिहारी मिश्र जी को मैं देख रहा हूँ, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रेम बिहारी मिश्र जी का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, दोबारा प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अंबर खरबंदा जी देहरादून से बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई राजपाल यादव जी गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, रोज मुक्तक लिखते हैं, उनको प्रणाम। उमा गुप्ता जी हैं पटना से, बहुत अच्छी कवित्री, उनको प्रणाम। सुनीता माहेश्वरी जी हमारे साथ नासिक से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, छंदों की ज्ञाता हैं, उनको प्रणाम। पुष्पा सहाय जी हैं, उनको मैं देख रहा हूँ, उनको प्रणाम। श्री DN सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं। और भी जो नाम आते रहेंगे, लेते रहेंगे। हाल फिलहाल आप क्रम को आगे बढ़ाइए प्रभा जी। जी सर जी। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आपके लेखन से संबंधित, कि आप व्यंग लिखते हैं, गीत, गजल और विज्ञान कविताएं भी लिखते हैं, अध्यात्म लिखते हैं, और खुद आप विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं सर। तो फिर इन सारी चीज़ों में आप समन्वय कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम तो अगर एक विधा को की तरफ, एक क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो दूसरा छूट जाता है। आप इन सबको साथ लेकर कैसे चल पाते हैं? क्या राज है, इस बारे में बताइए। देखिए, पहली बात तो मतलब लोगों को शायद ऐसा भ्रम रहता है कि विज्ञान एक अलग चीज़ है और कविता या साहित्य एक अलग चीज़ है, या दर्शन या अध्यात्म एक अलग चीज़ है। मेरा मानना यह है कि ये सब चीज़ें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं कि इनको आप विभक्त नहीं कर सकते। जैसे अगर आप विज्ञान की परिभाषा में कहें कि हम कहते हैं कि परमाणु, तो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और न्यूक्लियस भी है। इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप निकाल लेंगी तो परमाणु विस्फोट हो जाएगा। ये सब जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी अपनी हैसियत और औकात में, अपनी कक्षाओं में, अपने ऑर्बिट्स में एक डिसिप्लिन के साथ मूवमेंट करते रहते हैं, और कोई किसी के उसमें अतिक्रमण नहीं करता। जहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन घूम रहा है, और न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन घूम रहा है, और न्यूक्लियस इन सबको साक्षी भाव से देख रहा है। तो जब हम विज्ञान की या दर्शन की या अध्यात्म की बात करते हैं तो ये सब एक उसी अदृश्य ऊर्जा के अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसे आप यूँ समझ लीजिए, अगर विज्ञान को और दर्शन को मान लें या साहित्य को मान लें, तो दर्शन जो है हमारी आँखें हैं जिनसे हम सब कुछ देखते हैं, है ना। जो अध्यात्म है वो हमारी प्रज्ञा है जो हमको विचार देती है, और विज्ञान हमारे पाँव हैं। तो अगर हम कोई चीज़ को सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको गति नहीं दे सकते, यानी एक्शनलेस थिंकिंग बेकार है, तो पैर हमारा विज्ञान है जो हमारे को गति देता है। ऐसे केवल पैर होते और दिमाग नहीं होता तो थिंकिंगलेस एक्शन होता। तो एक्शनलेस थिंकिंग और थिंकिंगलेस एक्शन दोनों हार्मफुल हैं। तो एक्शन होना चाहिए दोनों में, एक्शन में और थिंकिंग के बीच में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, जिसको बुद्ध साम्य कहते हैं, उस साम्य को जीना। जैसे वीणा के तार है, ना ज़्यादा ढीले छोड़ सकते, संगीत नहीं निकलेगा, ज़्यादा तन दिया तो टूट जाएगा। तो वो जो साम्य है, जो समन्वय है, जो उसको साधना है ना, साधना शब्द वहीं से आया, जो हम किसी चीज़ को साध लेते हैं कि उसमें इतना स्ट्रेस दो और इतना स्ट्रेन दो, उसमें तनाव भी इतना दो, उसमें इतनी ढील दो, इन दोनों का जो संतुलन है, तो हमारे जो गति का संतुलन है, हमारे थिंकिंग का जो एक्शन के साथ संतुलन है, एक्शन का जो थिंकिंग के साथ संतुलन है, वो वही विज्ञान है और वही जो है कविता है। और आप आइंस्टीन ने अगर रिलेटिविटी थ्योरी दी हमें, तो विज्ञान के आधारों से ये निकली हुई मनुष्यता की खंगालती हुई एक कविता है, जिसने मनुष्यता को एक नया डायमेंशन दिया। आप क्या उसको नहीं, मैया अंतरिक्ष में हमारी सुनीता विलियम जाती हैं, राकेश शर्मा जाते हैं, अंतरिक्ष में खड़े होकर जो बोलते हैं, वो जो बोला है वो उससे बड़ी कविता क्या हो सकती है? वो तो महावाक्य हैं, वो तो महाकाव्य बोलते हैं। तो ये हमको सोचना है कि कौन विज्ञान के आधारों से क्या कविता नहीं निकलती। आज हम जो बोल रहे हैं और हमारे दुनिया भर के लोग देख रहे हैं,
तो उसमें विज्ञान तो सहयोगी है ही ना। अगर ये नहीं होता तो हम एक कमरे में बैठ के अपनी बात कर रहे होते। तो विज्ञान का साहित्य से, साहित्य का विज्ञान से इनसेपरेबल, अपृथक संबंध है। इसको अपृथक कर ही नहीं सकते, ये अन्योन्य आश्रित है। एक चीज को हटाओगे दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये इंटरडिपेंडेंस है उनके बीच में, एक लिंक है जिसको जोड़ते हैं। तो ये अलग नहीं है। इसलिए कोई भी विज्ञान का कवि वैज्ञानिक कवि हो सकता है और कोई भी कवि वैज्ञानिक हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है जी। बहुत सुंदर परिभाषा दी आपने। और मैं समझती हूँ कि आज हमारा इस मंच पर एक साथ होना बहुत ही सार्थक हो रहा है और होता रहेगा। अभी समय बहुत इसमें एक और मैं बात कह देना चाहूंगा कि जो समन्वय वाली बात है, उसमें मुझे अगर इसको बहुत एक पुराना सा जो है दुनिया ने सब में सुना हुआ है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं कह रहा, लेकिन इसको मैं किन संदर्भों में कह रहा हूँ कि जैसे एक सज्जन के पैर नहीं थे, लंगड़े थे वो, और उनका दूसरा मित्र जो है उसका आंख नहीं थी। तो जो मैंने पाँव और आंख का उदाहरण दिया, तो उन्होंने कहा भाई एक बार वो जंगल में आग लग गई, तो लंगड़ा जो है कहने लगा भाई मैं कैसे दौड़ूंगा, आग लग रही है। अंधा कहने लगा मुझे यही नहीं मालूम दौड़ के जाना कहाँ है। तो एक दौड़ सकता है लेकिन उसको दिशा नहीं मालूम, और दूसरा को दिशा मालूम है लेकिन वो दौड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि तुम मेरे को अपने कंधे में बैठा लो, मैं तुम्हें दिशा देता रहूंगा। तो उसके बाद वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो समन्वय है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ यही हमारे बीच में है। और ये समन्वय को ही अगर हम जी पाते हैं, तो हमारी तो संस्था का नाम ही संस्कृति समन्वय समिति, हम समन्वय जीते हैं। सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के मंच पर हैं आप सभी उपस्थित और देख रहे हैं पॉडकास्ट, जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरज जी से जीवन के विभिन्न विषयों पर, पहलुओं पर उनके विचार। और जैसा कि वो कहते हैं कि मैं विचारक नहीं हूँ, तो उनका जो जीवन दर्शन है उसके हम साक्ष्य बन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं जी स्वागत कर लेते हैं। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ, कुछ नाम और हमारे बीच आ गए हैं। हमारे परम मित्र, बड़े अच्छे वैज्ञानिक और छंदों के ज्ञाता अमेरिका से डॉक्टर कौशलेंद्र टिंगी जी जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। अच्छे वैज्ञानिक हैं ये, और पर्यावरण पर इनका बहुत बड़ा काम है। अल कमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अरुण कुमार पासवान जी हमारे बहुत अच्छे मित्र, विचारपरक कविताएं करते हैं, आकाशवाणी से वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, उनको प्रणाम। सुभाष सिंह जी हमारे साथ कटनी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सुधा बसोड़ सौम्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं। श्री विकास मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, वो हमको सुन रहे हैं, वो कॉलेज में हैं और अभी भी कुछ दिन पहले उनने विद्या अकादमी की कवि सम्मेलन में कविता पाठ किया था, बधाई देता हूँ। निशा भार्गव जी हमारी श्रेष्ठ व्यंग्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। भाई लक्ष्मी प्रसाद बड़ोनी जी यानी दर्द गढ़वाली जी, बहुत अच्छे शायर हमारे को सुन रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रश्मि ममगाई जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पंकज त्रिपाठी जी हैं, नमस्कार करता हूँ पंकज जी आपको। और हमारे आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी रुड़की से हमको सुन रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग सुन रहे हैं, तो लग रहा है हमारी जो संवाद है वो सार्थक अपने आप हो रहा है। प्रणाम करता हूँ। अजय प्रभा जी आइए जी। और बढ़ते हैं फिर से इस परिचर्चा में। और परिचर्चा तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रश्न पूछ रही हूँ, और जो विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं हम, मैं मानती हूँ हमें प्रेरणा भी देंगे और हमारी सोच को विस्तृत करेंगे। और अगला प्रश्न सर दुनिया से संबंधित है। आप देखिए, आज अगर हम देखें तो दुनिया में लगभग 16 जगह युद्ध चल रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि इसका कारण क्या है, क्यों यह हो रहा है? बहुत अच्छा अपना प्रश्न पूछा है, बड़ा सामयिक है, बड़ा जरूरी और आवश्यक प्रश्न है आज के संदर्भ में। और अफसोस है कि हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी इस दिशा में सोचते नहीं हैं। सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम ऐसी है कि आप घर में बैठे हैं और अगर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है या गाजा पट्टी में युद्ध हो रहा है, तो आप ये न माने कि आपके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
इसका इफेक्ट हर तरह से पड़ रहा है, एनवायरमेंटल भी पड़ रहा है, आपका पर्यावरण नष्ट हो रहा है, आपको आर्थिक भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तमाम चीज़ें एक दूसरे से व्यापार जुड़ा हुआ है। वो आपका मूल प्रश्न ये था कि इसका कारण क्या है, तो मैं उस कारण तक आता हूँ कि हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है, जो हमारी चेतना है, ये 3 स्तर पर विचरण करती है, 3 स्तर पर टहलती है। पहली तो ये है पर्सनल कॉन्शियसनेस, कि आपकी अपनी जो चेतना है आप चल रहे हैं। दूसरी एक होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, समाज की है, कि भाई जैसे एक समाज में है कि आप इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे तो आपको सभ्य माना जाएगा, अगर आपने वो कपड़े नहीं पहने तो आपको नहीं माना जाएगा। तो ये आपकी एक पारिवारिक कॉन्शियसनेस हो गई, या खाना खाने का एक परंपरा, ये तो ये सारी हमारी उससे जुड़ी हुई है। हम जो सोचते हैं कि जैसे कुंभ का हमारा स्नान हो रहा है, हम जा रहे हैं, तो ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है कि हम ऐसा हमको वहाँ जाना है, क्योंकि इससे जो भी है उसके पीछे नहीं जा रहे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस है, करोड़ों लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें किराए की बसों में भर भर के नहीं ले आया जा रहा, सब अपने अपने उससे जा रहे हैं, तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गई। एक और तीसरी कॉन्शियसनेस है कॉस्मेटिक कॉन्शियसनेस, जो कॉस्मोस से संचालित होती है, ब्रह्मांड से संचालित होती है, और उससे संचालित हर व्यक्ति होता है, क्योंकि हमारे तो उसमें कहा यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, हम सब जो है उस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं, और उसकी गतियों के हिसाब से हमारे भीतर हमारे संस्कार, हमारे विचारों में उथल पुथल, ज्वार भाटा जो भी आता है वो उससे आता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे 6वीं शताब्दी में हमारे यहाँ दार्शनिक ही पैदा हुए, चाहे बुद्ध पैदा हो गए, महावीर पैदा हो गए, वही राबिया पैदा हो गई, कन्फ्यूशियस हो गए, लाओ त्से हो गए, तो दार्शनिकों की एक जो है कुछ समय आया। फिर एक काल ऐसा आया कि लोग डिक्टेटर ही पैदा होने लगे, कि साहब उसमें आपके चाहे वो हिटलर हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे सालाजार हो, तो डिक्टेटर्स पैदा होने लगे। तो फिर साइंटिस्ट पैदा होने लगे, एक दौर ऐसा आया कि तरह तरह की खोज होने लगी। तो ये जो कॉस्मेटिक कल्चर है, जो कॉस्मिक कल्चर है, वो आदमी को व्यापक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर संचालित करती है। आज जो 16 देशों में युद्ध हो रहे हैं, तो ये सब उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का प्रभाव है, ज्योतिषी कहते हैं सब पाप गिरे आ गए, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे एक कंपटीशन की जो भावना है, जो अहंकार है, कि हर आदमी अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में और अपने को ज़्यादा ताकतवर सिद्ध करने में लगा है, तो उसके लिए वो एक देश दूसरे देश से युद्ध कर रहा है, दूसरा देश तीसरे देश से युद्ध कर रहा है, केवल अपने को सुपर पावर दिखाने के लिए। तो ये सुपर पावर शब्द राजनीति में हम जो सुनते हैं वो है क्या? असली उसको उसमें दर्शन में या साहित्य में देखें तो अहंकार है ये, जो चाहे रावण को हो, चाहे कंस को हो, या किसी को, तो अब जब अहंकार ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका परिणाम फिर युद्ध होता है, वो चाहे महाभारत में हो, चाहे यहाँ कहीं भी हो। तो आज भी जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में क्या है कि लोग जो है अहम से भरे बैठे हैं कि मैं हूँ सुपर पावर, मुझे कोई कैसे छोड़ देगा, मैं अगर यूँ तो मैं अपने बगल वाले को दबोच के रख दूंगा, उसने कहा मैं वहाँ हूँ, मैं ये कर। तो ये जो कॉन्शियसनेस है जिसे हम कह रहे हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वैश्विक या ब्रह्मांडीय चेतना, उस ब्रह्मांडीय चेतना के कारण जगह जगह युद्ध हो रहे हैं। कल ये होगा कि ये सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनमें परिवर्तन हो जाएगा। वो फिर चाहे वो ग्रहों की दशा से हो या वैज्ञानिक उससे, कि अब लोग सोचते तो हैं लेकिन सोचकर भी नहीं सोचते, ऐसा प्राणी को मनुष्य कहते हैं। जैसे कोरोना काल आया था तो रोज हम देखते थे अपने परिचितों को अपने बीच से जाते हुए, अरे यार जिंदगी क्या है, कुछ नहीं, छल कपट में नहीं जीना चाहिए, और अब तो बड़े दार्शनिक हो गए सब लोग। लेकिन जैसे ही कोरोना गया उनकी शराफत भी चली गई, वो फिर अपने उसी रूप में आ गए। तो आज जब देख रहे हैं कि वो कैलिफोर्निया में जो आग लग रही है, और कह रहे और वो साहब सुपर पावर बेवश है, कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति के आगे कुछ नहीं है, ये वो थोड़ी देर को तो मान लेते हैं, लेकिन फिर वो वहीं लग जाते हैं। तो ये जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसको जब तक, और हमारा आपके हाथ में नहीं है, ये अपने आप ही ऊपर वाला जो चला रहा है दुनिया को, वो संचालित कर देगा, सबको मालूम पड़ जाएगी। जैसे अब ये क्या है इतना बड़ा जो
करोड़ों रुपए के जिनके हॉलीवुड में मकान थे, सब जल गए, है ना, बिल्कुल, राख हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, ये सब चीजें बता रही हैं हमको कि भाई प्रकृति के आगे आप कुछ नहीं हो, आप मनुष्य हो, मनुष्यता में जियो। ये बिना किसी बात के अब रोज हजारों टन बारूद बारिश की जा रही है, वो मैं किन्हीं देशों का नाम नहीं लिया, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होने वाला है? कुछ नहीं, आज नहीं तो कल आपको समझौता करना है, भाई पहले ही ऐसे कर लीजिए। युद्ध किसी भी चीज समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन युद्ध इसलिए है कि अहंकार है। वो कह रहा है मैं तेरे से कम नहीं, बोलेगा तू मेरे से मैं कम नहीं, पहलवान है तो मैं किराए के शस्त्र लेके तुझसे लड़ूंगा, बस ये एक आदमी का अहंकार है। लेकिन आम नागरिक से पूछिए जी, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। तो मेरी जो चेतना है या मेरी जो कवि है उसकी संवेदना तो उस आम नागरिक से है जो बेवजह पिस रहा है। आप सत्ताधीशों का जो अहंकार है वो युद्ध करा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि झुकना कोई भी नहीं चाहता, और झुकते हैं या पीछे हटते हैं या साथ साथ बढ़ते हैं, वो तब बढ़ते हैं जब एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि ये युद्ध यहीं समाप्त हो और सबको सद्बुद्धि मिले। और मेरे प्रश्न भी तैयार हैं और हमारे पास नाम भी आ गए हैं जो हमारे साथ सुधीजन जुड़े हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। देख रहा हूँ मेरे साथ अलका शर्मा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। प्रीति सिन्हा जी हमारे साथ पटना से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री। उमंग सरीन जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं। माहिया क्वीन है हमारी। कन्हैया लाल भ्रमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से, बहुत अच्छे कवि हैं। रामदेव राही जी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं, छाता से। कैलाश सोनी सार्थक जी हमारे साथ नागदा से जुड़े हुए हैं, व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं। नंदू बिहारी नंदकिशोर झा कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। रोजी पटल पर आते हैं, उनको प्रणाम। सुषमा श्रीवास्तव जी को मैं देख रहा हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। दिनेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभवतः आजकल वो अमेरिका में हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। गीता चौबे पून जी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, कल उन्होंने बड़े अच्छे गीत सुनाए। ज्योति नारायण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हैदराबाद से, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उनको प्रणाम। और बबीता प्रसाद प्राची हमारे साथ असम से जुड़ी हुई हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। इतने सारे लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एक संवाद को सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कुछ नाम आ गए हमारे बीच में। अरविंद श्रीवास्तव जी बहुत श्रेष्ठ गीतकार हैं, जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बहुत अच्छा गाते हैं, उनको प्रणाम। आदरणीय के.पी. चौहान साहब को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उनको प्रणाम। अंजू पात्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बेहतरीन कवित्री हैं, बेहतरीन महिला हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वंदना शैलेश जी महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ी हैं। और डॉक्टर नीलम श्रीवास्तव जी हमारे साथ सीवान बिहार से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी गज़लें गाई और फिल्म के भी बहुत अच्छे, नीरज जी के बहुत अच्छे अच्छे साहित्यिक गीत थे, उनको गाया। इन सारे लोगों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सबके आने से कार्यक्रम सचमुच में सार्थक हो रहा है, आपकी उपस्थिति को मैं रेखांकित करता हूँ। आइए प्रभा जी। और सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आपकी उपस्थिति से ही इस कार्यक्रम की भव्यता बढ़ रही है। कहीं मत जाइएगा क्योंकि कुछ प्रश्न अभी भी बाकी हैं। और अब मैं अपना अगला जो प्रश्न है पूछती हूँ बिना समय व्यर्थ किए। 3 शब्द हैं मेरे पास और मैं पूछूंगी नहीं आगे का प्रश्न, न मैं पूछने वाली हूँ, बस आपको उनकी व्याख्या करनी है। सभ्यता, संस्कृति, परंपरा। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं जी। जैसे हम कभी कभार इधर पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करें तो आप देखेंगे रास्ते में कई जगह छोटे छोटे गोल गोल पत्थर दिखाई देते हैं, बिल्कुल, जो नदियों में बनते हैं। जी जी। लेकिन वो पत्थर तो है नदी नदारत है। तो वो जो पत्थर है गोल गोल पत्थर तय है कि उतने है ना गोल बने, तो ये तय है कि इनको पानी की धारा ने तराशा होगा जी। यानी इस बात का वो खबर देते हैं पत्थर कि यहाँ कभी एक नदी बहती थी, है ना। तो ये जो खबर देते हैं कि यहाँ कभी नदी थी, यही हमारी परंपरा है। वाह।
क्या यहाँ हमारे पास इस कमरे में मान लीजिए आपके गिलास से पानी गिर जाता है, फर्श पे मान लीजिए धूल है, ये है, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वहाँ एक निशान सा बन जाता है। बिल्कुल। तो ये निशान बना, पानी तो सूख गया लेकिन निशान फिर भी रह गया। तो ये जो निशान है, ये इस बात का सबूत है कि क्या पानी बहा था। तो ये जो बहा था, यही हमारी परंपरा है जो हमें याद दिलाती है कि हम उसे, इस परंपरा को थोड़ा सा हम अपने जीवन में जब उतारते हैं तो ये हमारी सभ्यता को जन्म देती है। लेकिन ये जो सभ्यता है ये वस्तुगत चीज है जी। इसकी आप जब भी खोज करेंगे कि भाई चाहे वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता हो, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, कोई सी भी सभ्यता हो, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि इसमें साहब ये बाथरूम ऐसा था, ये स्नान, ये किचन ऐसा था, ये इनकी सड़कें ऐसी थी, ये ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब आप सभ्यता का मूल्यांकन या उसका जो मीटर है वो क्या है, वो छोटी छोटी चीजें हैं जो पदार्थ हैं उनसे जो कभी जीवित थी। आज जैसे किले हैं हमारे या महल है राजाओं के, कभी पावर सेंटर्स थे, वहां से निकलने में आदमी को डर लगता। आज वो नहीं है, लेकिन वो इस बात की खबर देते हैं कि कल ये पावर सेंटर्स थे। तो ये हमारी सभ्यता हो गई, परंपरा था उठ के हम सभ्यता तक आ गए। लेकिन संस्कृति जो है वो बहती हुई नदी है जो अभी चल रही है, जिसमें धारा है ना, जिसमें प्रवाह है, जो रुकी नहीं है। और कहते हैं ना कि वो गंगा का पानी ऐसा, वो आज जो है वो वहां से निकला है गोमुख से रात्रि में, सुबह तक तो प्रयागराज तक पहुंच जाएगा। ये कहाँ रुकता है, इसका कोई ठिकाना है? इसमें तो रवानी है। तो ये जो रवानगी है, यानी जो धारा है जिसमें प्रवाह है, प्रवाह जिसमें गति, गति जिसमें लक्ष्य, लक्ष्य जिसमें शक्ति, ये सारी चीजें जहाँ चलती हैं इसको हम संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति चूंकि निरंतर प्रवाहमान है, बह रही है, इसलिए ये स्थायी नहीं होती, ये बदलती रहती है ना। जो हमारे हर चीज में संस्कृति में आप देख रहे हैं परिवर्तन आता है, वो चाहे हमारे भोजन की संस्कृति हो। हम अगर भारत में भिंड मुरैना चंबल के बियड़ में भी बैठे आज पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, तो ये एक संस्कृति तो आ गई ना। या हमारे छोले भटूरे लंदन में खूब बिक रहे हैं, तो ये क्या है, हम ये संस्कृति का एक प्रचार है, प्रसार है। ये हमारी फिल्में वहाँ देखी जा रही हैं, हम उनके स्टार्स को देख रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनके कंसर्ट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो ये परिवेश को हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो गया। और उनके वहाँ देखेंगे, अभी कुंभ में भी हमने देखा इटली और ऑस्ट्रेलिया से साधुएं आई हैं, साधु आए हैं। तो ये क्या है, ये संस्कृति है जो एक दूसरे से एक्सचेंज करती है। और ये जो एक्सचेंज है ये मनुष्यता को विकसित करता है। हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, हम विचारों को ले रहे हैं, हम अच्छे मूल्यों को ले रहे हैं। तो ये जो है संस्कृति है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ही सुंदर। और आपने जो विवेचना की है इन तीनों शब्दों की, जो मैं शब्द कह रही थी लेकिन आपने उसमें प्राण डाल दिए, भाव डाल दिए, तो थोड़ा सा व्यवधान रुकावट के लिए खेल है इस बीच में। फिर कुछ हमारे बहुत विद्वान मित्र साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने पूरे प्रोग्राम में को ज्योतिर्मय कर दिया। बनारस से जुड़े हैं, हिंदी के व्याख्याता हैं, वो तुम्हारे परम मित्र हैं। कविता सक्सेना जी हमारे साथ शाहजहाँपुर से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम। सरोज शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशुतोष कुमार जो है लंदन से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रज्ञान विश्वम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको मैं प्रणाम करूंगा। प्राची रंधावा जी हमारे साथ कनाडा से जुड़ी हुई हैं और प्रज्ञान विश्वम के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको प्रणाम। और भाई दीपचंद गुप्ता जी को मैं देख रहा हूँ फतेहपुर से, बहुत अच्छे कवि गीतकार वो जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जी। तो मैं प्रश्न पर आती हूँ। वैसे कुछ मतलब कह सकती हूँ आंशिक रूप से आपने उत्तर दे दिया है, पर फिर भी मैं आपसे डायरेक्ट इस प्रश्न को पूछना चाहती हूँ कि परमात्मा की खोज पर जी बोलिए आप क्या कहेंगे? श्रीलाल जी आपके प्रश्न से पहले दो नाम और मैं देख रहा हूँ। यश जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, और श्रीलाल जोशी जी मैसूर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि जी। और राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश पुंज जी, उनको प्रणाम। आपने प्रश्न पूछा कि
दोबारा क्या है? हाँ, परमात्मा की खोज पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे कि परमात्मा को कहते हैं ना, खोजते हैं या खोजा। हमारे जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने भी परमात्मा के अंश को प्राप्त किया और इसीलिए वे भगवान बन गए। तो आप क्या मानते हैं कि परमात्मा की खोज पर आपके क्या विचार हैं? क्या परमात्मा को खोजा जा सकता है? देखिए, मैं इसमें दो बातें कह सकता हूँ कि खोज शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं। जी। एक खोजता तो यह है कि साहब वो कोई चीज़ खो गई है हम्म। तो हम उसे खोज रहे हैं कि कहाँ है वो। हम्म। एक चीज़ ये है कि किसी ने एक नई खोज कर दी, आविष्कार कर दिया। वाह। तो ये दो खोज है। जी। तो अब इस प्रश्न में अभी तो स्पष्ट ये नहीं होता कि कौन सी खोज परमात्मा के साथ जुड़ती है। बिल्कुल सही। तो पहली बात तो ये है कि खोजा उसे जा सकता है जो जो खो गया हो। बिल्कुल सर। जो आपके भीतर ही है उसको आप कहाँ खोजेंगे? हम्म। तो परमात्मा की खोज तो कभी जो सोचते हैं वो वैसे ही लोग हैं जैसे फूल कभी गए कि मैं खुशबू को ढूंढ रहा हूँ, वो खुशबू तो उस फूल में ही निहित है। वैसे ही जो परमात्मा है, परमात्मा को आप बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? जी। परमात्मा तो आपके भीतर ही है ना। जो कहा भी है कस्तूरी मृग नाभि बस है, तो ये तो आपके भीतर है। बिल्कुल। इसकी खोज तो उस चीज की हो सकती है जो खो गई हो, जो बाहर हो। जो चीज आपके भीतर हो उसको कैसे खोजा जा सकता है? इस पर मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि एक बुढ़िया है और वो जोर जोर से चिल्ला रही है और बाजार में खड़ी हुई है, ये वो मेरी सुई खो गई, मेरी सुई खो गई, और मैं तो कपड़े सी के अपना गुजारा करती हूँ, मेरी सुई खो गई। तमाम लोग लग गए, भाई बुढ़िया रो रही है, इसकी सुई ढूंढो, सुई ढूंढो। सुई कहीं मिली नहीं। तमाम लोगों ने श्रम किया। आखिर में किसी हमारे जैसे आदमी ने पूछा, अम्मा तुम्हारी सुई कहाँ खोई थी? तो बोली खोई तो कमरे में थी, कमरे में अंधेरा था तो वहां कहाँ ढूंढते। तो उसको हम ढूंढ यार है। तो वैसे हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं और परमात्मा है कहाँ? तो ये जितनी भी खोजें हुई हैं वो वैसे ही है कि सुई कमरे में खोई थी और उसे हम सड़क पर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि परमात्मा वो कोई वस्तु थोड़ी है जिसको आप ढूंढ रहे हैं। परमात्मा अगर वस्तु होती तो आप उसे ढूंढ सकते थे। जो चीज वस्तु है फिर तो उसका आकार भी होगा, उसका घनत्व भी होगा, उसका आयतन भी होगा, तो वो वस्तु है। तो अगर परमात्मा वस्तु है तो उसे आप खोज सकते हैं। लेकिन परमात्मा अगर निराकार है, असीम है, जिसकी कोई आकार नहीं है, जिसका कोई परमाणु भार नहीं है, जिसका कोई आयतन नहीं है, जिसका कोई घनत्व नहीं है और सब कुछ उच्चतम है, उससे बड़ा विस्तार किसी का नहीं है, उससे बड़ा आयतन नहीं है, उससे बड़ा घनत्व नहीं है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है और उसका आकार ही आकार है पूरा ब्रह्मांड, उस चीज को आप कहाँ खोज सकते हैं? तो जो चीज असीमित है और उसको आप खोज भी कहाँ सकते हैं? बिल्कुल। उस चीज को तो आप महसूस कर सकते हैं। तो जो परमात्मा है, मेरे हिसाब से हो सकता है कि लोग मुझे नास्तिक समझें, मैं परमात्मा को मंदिर में या जो भी धार्मिक स्थल है उसमें मानता नहीं जी। वो आपके भीतर है। तो ठीक है कि हम जाते हैं या हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, वो भी उसके ऊपर कभी बोलना होगा तो बोलेंगे कि हमारे जो उपासना स्थल है उनका क्या महत्व है। लेकिन ये सब जानते हैं कि वहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर का स्मरण करने हम जाते हैं वहाँ, लेकिन सब जानते हैं वहाँ ईश्वर थोड़ी है। ईश्वर तो हमारे ही भीतर है, हमारे ही भीतर रहेगा। जिस वक्त वो हमारे भीतर से चला जाता है हम पार्थिव शरीर हो जाते हैं, हमें जीवित वही रखता है। इसलिए सिद्ध होता है कि ईश्वर हमारे भीतर है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि अगर ढूंढना है तो अपने हृदय में ढूंढो। और लेकिन हमने अपने हृदय में जी इतने सारे ऐसे अनवांटेड जो बोलते हैं ना कि ऐसे भावों को भर रखा है जी कि शायद भगवान को हम उसमें ढूंढ नहीं पाते। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, साहित्य का तो वैसे ही उसका नाम है, साहित्यस्य भाववत् इति साहित्य। जो सबके कल्याण के लिए है वो साहित्य को परिभाषा साहित्य की है। एक परिभाषा ये है कि साहित्य अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको एकदम हम परिभाषित कर दें कि साहब ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, या ये एडजेक्टिव की ये परिभाषा, ये कोई व्याकरण में आने वाली चीज नहीं है। लेकिन साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है
वो है मनुष्यता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। साहित्य मनुष्यता का अभिनंदन गीत है। जो जो आप साहित्य करेंगे तो साहित्य मनुष्यता को विकसित करता है और इसका सीधा संबंध मनुष्यता के विकास से है। मैं कई बार कहता हूँ, मेरी इस बात को लोग याद रखते हैं कि विज्ञान के हिसाब से तो हम सब होमोसिपियंस हैं, हम सब वनमानुष की संतान है, बंदर की संतान है और वो हमारा पुरखा है, ऐसा डार्विन ने भी कहा। तो फिर हम में और बंदर में फ़र्क क्या है? केवल एक कविता भर का फासला है, एक बंदर में और एक इंसान में। क्योंकि इंसान के भीतर कहीं कविता जिंदा है, इंसान के भीतर कहीं साहित्य जिंदा है, उसके भीतर कहीं संस्कार जिंदा है, विचार जिंदा है। तो ये जो साहित्य है ये आदमी को बंदर से अलग करने का एक पृथक्कीकरण अवयव है। ये जिसके भीतर होता है, जिसके धमनियों और शिराओं में हीमोग्लोबिन के साथ साथ कहीं साहित्य भी दौड़ धूप करता है, तो वो मनुष्य कहलाता है। और जिसके मैं नहीं करता वो बंदर कहलाता है। तो मेरे हिसाब से साहित्य प्राथमिक स्तर पर तो मनुष्यता के विकास की प्रथम सीढ़ी है और ये अनवरत अनंत है। इसकी ये नहीं कि साहब मैं दूसरे पायदान पे आ गया या मैं तीसरे पर आ गया। ये तो अनंत यात्रा की यात्रा है। और साहित्य का जो मूल और एक उद्देश्य है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि साहित्य का जो चरम है वो है आनंद। साहित्य आनंद देता है। वो आनंद इसलिए नहीं कि व्यंग है, उसमें व्यंग हम जब किसी विसंगति पर प्रहार करते हैं तो दूसरे को आनंद ही आता है कि यार जो बात हम नहीं कह पाए इसने कह दी। तो ये साहित्य के या भक्ति के उसमें यौम जाते हैं तो कहते हैं आप जो भगवान के लिए हमें कहना था हम नहीं कह पा रहे, तुलसीदास जी ने कह दिया या कबीर ने कह दिया। तो ये कहीं हमारी चेतना की वीणा को झंकृत करके आनंद का संगीत देती है। कहीं मान लो युद्ध की बात हो रही है तो वो दुश्मन को ललकार रहे तो उसमें भी तो हमारे सबकी संवेदनाओं को ही तो वो अभिव्यक्त करता है ना कवि जब बोलता है। तो वो क्या है, सुनने वाले को आनंद देता है, वरना वो क्यों आदमी जाएगा। तो चाहे वो संगीत का साहित्य हो, चाहे कविता का साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो, अल्टीमेटली वो आदमी को आनंद की ओर ले जाता है। और आनंद ही परमात्मा है, आनंद ही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है और वही सब कुछ है। तो साहित्य जो है ईश्वर की ओर बढ़ा हुआ आदमी का एक कदम है, मनुष्यता का बढ़ा हुआ एक कदम है, ये हम कह सकते हैं जी। तो बहुत सुंदरता से आप हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत सारे विषयों पर हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो आज बदल रहे हैं। तो एक बहुत ही विस्तृत आपने एक दर्शन हमें जीवन के प्रति दिया है। और जाते जाते कुछ नाम बोल दूं मैं? बिल्कुल बोलिए। और जाते जाते नहीं सर, मैं एक तो आपसे गीत, गजल, कविता कुछ तो सुनूंगी, उसके बाद हम विराम लेंगे, क्योंकि हमारे जो भी सुधीजन जुड़े हैं वे भी आपके मुख से एक तो आपकी रचना सुनना चाहेंगे। अच्छा, हमारे साथ मंजू गुप्ता जी जुड़ गई हैं दिल्ली से। वो फूलों की कवित्री हैं, फूलों पर कविताएं उन्होंने लिखी हैं, कई पुस्तकें लिख दी फूलों पर। सरिता सुराणा जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। वागीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधेश्याम यादव जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलुरु से। दया सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ हैदराबाद से। राजीव प्रखर जी मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शम्स जी एटा से बहुत अच्छे गीतकार जुड़े हुए हैं। सुनीता माहेश्वरी जी नासिक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और अंजू भारती जी को मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ जी। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है आपका। इतने आपकी पावन उपस्थिति को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ में मैं अब प्रार्थना करूंगी, सर से निवेदन करूंगी कि वे अपनी एक रचना और सुनाएं। वैसे प्रश्न मेरे पास बहुत सारे थे। पूछ लीजिए, पूछना हाँ जी, मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज समय हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि बात जो हो रही है वो सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो सर, आज हम सब काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हर प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है और अपने कर्म क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहा है। फिर क्यों कुंठा और अवसाद बढ़ रहा है? उसका क्या कारण है? क्यों उसको एक आत्म तृप्ति नहीं हो पा रही है? इस अवसाद का कारण? हाँ, ये इसका कारण भी देखिए, किसी भी चीज का जो कहीं डिस्टरबेंस होता है, कहीं नेगेटिविटी आती है, तो उसका कारण क्या है कि जैसे हम अपना एक टाइम टेबल से चलना चाहते हैं कि हमने ये सोचा है ऐसा होगा, लेकिन ईश्वर का एक अलग टाइम टेबल है। इसको आप यूं सोच लीजिए, आप एक टीचर हैं किसी स्कूल में
हम्म, और वहाँ प्रिंसिपल का अपना एक टाइम टेबल है। हम्म, अब आप उसके टाइम टेबल में अपना टाइम टेबल जोड़ेंगी तो आपका प्रिंसिपल से झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। उसने कहा कविता प्रभा जी आपको पहले पीरियड में इंग्लिश पढ़ानी है, जी। आपका पीरियड लगा दिए। अभी नहीं सर मेरा पहला मत लगाइए, मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे आने में, मेरे बच्चे छोटे हैं, ये बोले तो आप नौकरी छोड़ दीजिए। अब आप गए, ये तो प्रिंसिपल बहुत बेकार है, इसने तो मेरे बारे में कुछ सोचा नहीं। तो वो अपने टाइम टेबल से आपको चलाना चाहता है और सबऑर्डिनेट अपने टाइम टेबल से प्रिंसिपल को चलाना चाहता है। जब दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगी तो डिप्रेशन होगा। वहीं अगर वो कहता है कि हम खुद शिक्षा विभाग में रहे, हमने टीचिंग की है जी। बोले आपको ये पीरियड, हमने कहा कोई सा भी पीरियड दे दो, बोले दूसरा लगातार, हमने सारे पीरियड आप हमको ही दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले आप व्यंग कर रहे हैं, मैंने कहा मैं बिल्कुल व्यंग नहीं कर रहा हूँ, आप जैसा रखेंगे, मैं एक व्यवस्था का अंग हूँ। जिस दिन मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, जैसे कोई पुर्जा कहे ना कि मैं मशीन के साथ नहीं चलूंगा, तो भैया ऐसा नहीं होता, खटखट होने लगेगी, सिस्टम में आपको रहना पड़ेगा जी। तो जब भी हम किसी सिस्टम के अंग होने के बाद अपने आप को महत्वपूर्ण समझते हैं, एक पुर्जा या पंखुड़ी ये समझने लगे कि मैं पंखा हूँ, तो नहीं, उसकी गति जो चल रही है वो तो आर्मेचर से चल रही है, उसके भीतर जो मोटर है उससे चल रही। तो हम सारी लोग जो एक टाइम टेबल से चल रहे हैं और हमारी जो सुप्रीम पावर है और वो ईश्वर है। मान लिया हम सोच के चले कि आज हमें जाना है, हमारी ट्रेन छूट गई, अब आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ी देर में बड़ा बुरा लगेगा ये, लेकिन थोड़ी कल मालूम पड़ता है कि जिस ट्रेन से आपको जाना था वो ट्रेन पलट गई, तो आप कहते हैं तो बड़ा अच्छा हुआ मैं इस ट्रेन से नहीं गई। बिल्कुल। तो आप अपने टाइम टेबल से चल रहे हैं और ईश्वर ये चाह रहा है कि भाई मेरे इसका डैमेज नहीं होना चाहिए, उसने ऐसे संयोग पैदा कर दिए कि आपकी गाड़ी छूट गई। तो लेकिन आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके भीतर एक अवसाद हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। या आप गए कि मैं पटवारी की परीक्षा में वो हो जाऊं, मेरे एक मित्र हैं वो बहुत बड़े आज की डेट में टाइकून है, वो पटवारी की परीक्षा में फेल हो गए, नहीं रिश्वत दे पाए, बिल्कुल बहुत डिप्रेशन में थे, अवसाद में थे, यार क्या है मेरी जिंदगी। जो ईश्वर ने उन्हें पटवारी बनाने को भेजा ही नहीं था, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी उनको बनना था। आज वो सेलिब्रिटी के नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा, तो आज वो कहते हैं भैया ईश्वर ने अगर वो करते थे वो पटवारी रह जाता। तो आप जिसको सोच रहे हैं कि ये मेरी विफलता है, ये मेरी असफलता, आपके बारे में ईश्वर ने कुछ और सोचा हुआ है। बहुत से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में लोग एक्टर बनने आए थे, एक्टिंग नहीं उन्हें मिली, बहुत अच्छे गायक बन गए, या कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर बन गया। तो सबके रोल उसने तय किए हुए हैं, जो ऊपर बैठा है, स्क्रिप्ट तो वो लिख रहा है, आप अपने रोल को उससे अलग कैसे ले सकते हैं, आप एक डायलॉग नहीं बोल सकते उससे अलग। लेकिन जब आप ये सोचते हैं, फिल्म यूनिट में भी होता है, आपने कहा मेरा डायलॉग बदल दो, हम आपको ही बदल देते हैं, है ना। तो ये जो कहीं भी अवसाद है, कहीं भी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो सिर्फ इस कारण है कि हम अपने आप को किसी दूसरे सिस्टम से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम एक सिस्टम के अंग हैं, हमको ये मान लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट हम कुछ नहीं है। आप एक ईंट हैं, लेकिन मकान में लग गई तो आप महल है जी, वरना रास्ते का पत्थर है। बिल्कुल सही सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है इस बात को। और कुंठा अवसाद इसलिए होता है क्योंकि शायद हम अपने तरीके से जो सोच रहे हैं उस तरीके से ही चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है वो हमारी तरह से चले, जबकि हमें उस सिस्टम का भाग बनना चाहिए। एक शब्द में कह सकते हैं कि हमें कर्ता भाव जब आ जाता है ना कि हम कर रहे हैं जी, उसी वक्त डिप्रेशन शुरू हो जाता है। जबकि आप कर्ता भाव में नहीं, आप साक्षी भाव में हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं, कराने वाला ऊपर है। तो गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि साक्षी भाव से जीना चाहिए। जब आप कर्ता में बन जाते हैं, वो जो उसे कराना होगा तो करा लेगा। आप मैं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, वो करवा रहा है तो आप कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं भी इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से कवित्री बनी हूँ, तो मुझे तो ऐसे साइन मिले या ऐसे मुझे प्रबुद्धजन मिले जिन्होंने जैसे हाथ पकड़ के मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं मानती हूँ ईश्वर ही यही चाहता है, तो ये सब महसूस करते हैं अपने जीवन में। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है अपने को बताना कि हम जो कर रहे हैं वो एक दिन हमारा लक्ष्य हमें ज़रूर देगा। और जिस दिन हम ये सोच लेंगे, अपने ऊपर भरोसा करेंगे, ईश्वर की उस ऊर्जा जिसे आप कहते हैं भगवान शक्ति, उस पर भी विश्वास आपका होगा। और
सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ होंगे जो नए नए जुड़े होंगे वे आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं, जिनसे आपको सम्मानित किया गया है, और हम सभी गौरवान्वित हैं। हिंदी अकादमी ने तो दिया ही है, सबको पता है ये बात, लेकिन कुछ और जो पुरस्कार आपको, जिनसे आपको एक कहते ना कैटलिस्ट होते हैं, आपकी विज्ञान की भाषा में अगर कहें जी जी जी। तो ये कैटलिस्ट का काम तो करते हैं कि अगर मिलता है तो एक खुशी होती है और अच्छा काम करने की चेतना प्राप्त होती है। तो थोड़े अपने पुरस्कारों के बारे में हमें बताइए। हाँ, ये तो कुछ आत्म प्रशंसा वाली बात हो जाएगी। नहीं सर, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं दो तीन पुरस्कारों का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। जी जी। जिन्होंने, ये कह सकते हैं कि एक कंकड़ को कहीं मूर्ति के रूप में तराशने में मदद की। जी। जैसे कि मुझे मॉरिशस में पुरस्कार मिला, जी। नेपाल में वहाँ पुरस्कार मिला, इजिप्ट में मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला, जर्मनी से पुरस्कार मिला, मैक्स मुलर अवार्ड। जी। यहाँ हमको प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया इंटरनेशनल अवार्ड मिला। सुलभ साहित्य अकादमी ने हमको 5 लाख रुपए वाला श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान दिया, या हमारे हिंदी अकादमी ने भी घोषणा की 1 लाख रुपए के पुरस्कार की। तो पुरस्कारों की कई सारी जड़ी हैं। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट इज नेवर ओवर, बेस्ट इज येट टू कम। अभी और भी क्या कहें इस पर, तो ये हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पुरस्कार मिलता है तो मैं झूठ ये नहीं बोलूँगा कि मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और ये पुरस्कार क्या होता है, नहीं, बिल्कुल ये उस पुरस्कार देने वाली संस्था का भी अपमान है जिसने हमको पुरस्कार दिया। हमको बड़े अहोभाव से, बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने हमारे को कुछ समझा, और हमें कुछ समझा तो उस पुरस्कार के साथ हमारे को खुशी तो दी, साथ में बहुत सारी सामाजिक सार्वजनिक जिम्मेदारियां भी दे दी कि भाई आपको ये अवार्ड मिला है तो अब आगे आपको जो लिखना पढ़ना है कम से कम उस पुरस्कार की नाक तो बचाए रखना। ऐसा नहीं है कि हमने तो आपको दे दिया मैक्स मुलर अवार्ड, अब आप सुना रहे चुटकुलेबाजी, अब वो नहीं चलेगा भाई। आपको अगर हमने पुरस्कृत किया है तो आपको उसकी परिधि में, उसके परिवेश में, उसके प्रभा मंडल में ही रहना पड़ेगा। तभी तो मैं कविता प्रभा जी के साथ हूँ। धन्यवाद सर, और मैं भी आपके प्रभाव में हूँ, तो बिल्कुल, और उसका असर हम लीजिए कुछ नाम और जुड़ गए, बहुत अच्छे, बिल्कुल स्वागत करते हैं हम। स्निग्धा सुधीर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। पुष्पा कन्याल जी को हम देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पटना से। अनीता प्रसाद जी बहुत अच्छी कवित्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। वाराणसी से आलोक कुमार यादव जी, वहाँ शिक्षक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। फरीदाबाद से कमल धमीजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। कनक लता तिवारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अब ये बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है, या कुंभ में है, वो भी नहीं पता मुझे। और सुरेंद्र कुमार सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर शिप्रा शिल्पी हमारे साथ जर्मनी से जुड़ गई हैं, उनको बहुत बहुत प्रणाम। और संतोष सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, अगर नाम नहीं लिया तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, वो है मधु मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुरु माता जी को बारंबार प्रणाम। और मैं ये प्रश्न एक तो पूछ ही लेती हूँ सर कि आप अपनी इस पूरी साहित्यिक यात्रा कहें, मैं कहूँ जीवन यात्रा में, जो आप आज जहाँ भी जिस मुकाम में, मधु मैम का तो जैसे बहुत बड़ा हाथ होगा ही होगा इसमें। अरे मैं तो अब क्या बताऊं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता कि मैं तो कालिदास था, विद्युत, मतलब वो विद्युत्तमा से मिलने से पूर्व वाला। विद्युत्तमा आ गई तो मैं कालिदास हो गया। प्यार है मेरे पास और कोई शब्द है नहीं, मतलब शब्दों में जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो प्रेम, वो समर्पण, वो त्याग है। और बहुत बेईमानी होगा उससे शब्दों में बोलना। बिल्कुल, मैं भी जैसे ब्रह्म को शब्दों में बोले कि वैसे मधु मिश्रा का प्रेम, मधु मिश्रा का समर्पण मेरे लिए अद्भुत है, असीमित है, और अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, वो अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है।
मैं उसे हर क्षण महसूस करता हूँ। और उनका स्नेह और आशीर्वाद हर एक उस व्यक्ति को मिलता है जिनसे उनकी मुलाकात होती है। तो उनसे मिलते रहा करें और आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करते रहा करें। और अब हम बिना देरी किए अब तो आपकी रचना सुनते हैं, क्योंकि हम अब इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण पर आ पहुँचे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई सुंदर सी रचना सुनाएं, ताकि जो हमारे साथ उपस्थित हैं वे अभिभूत भी हो और आनंद भी लें। चलिए, एक चूंकि जिस जगह हमने छोड़ा है जी जी, परमात्मा, ईश्वर और ये, तो एक गजल में उसी मूड की सुनाता हूँ। जी स्वागत स्वागत। ये ध्यान पर है, ये जी जी, ध्यान का। कंचन पाठक कवि जी। और चलिए, सुनाने से पहले एक हमारी और बहुत खूबसूरत कवित्री, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटी एंड ब्रेन, कंचन पाठक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सुनिए, गजल सुनाता हूँ। जी स्वागत सर। ये जो अन कहे को भी सुन रहा, ये जो अन कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ध्यान है। क्या बात सर। ये जो अन कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ध्यान है। ये जो जास बिखरा है रूह से, वही चेतना, वही ज्ञान है। अद्भुत सर, बहुत ये जो अन्न कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ज्ञान है। जो उजास बिखरा है रूह से, वही चेतना, वही ज्ञान है। जहाँ भावना होती है वहाँ तर्क नहीं चलता, नो आर्गुमेंट। सभी प्रश्न तिनके से बह गए, जहाँ भावना के प्रवाह में। सभी प्रश्न तिनके से बह गए, जहाँ भावना के प्रवाह में। जहाँ मौन अनहद गा रहा, जहाँ मौन अनहद गा रहा, वही भक्ति है, वही त्राण है। सभी प्रश्न तिनके से, सभी प्रश्न तिनके से बह गए, जहाँ भावना के प्रवाह में। जहाँ मौन अनहद गा रहा, वही भक्ति है, वही त्राण है। जो अन कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ज्ञान है। वैराग्य क्या है? निर्लिप्त होना, न लिप्त हो संसार में, न निर्लिप्त हो संसार से। क्या बात। और उस स्टेज में आपको रहना जी, मतलब ग्रस्त रहकर भी संत रहना। किसी कामना की समाधि पर मन बैठा धूनी रमा रहा। किसी कामना की समाधि पर मन बैठा धूनी रमा रहा। निष्काम योग की सिद्धि का तन तीर्थ है, ऋषि प्राण है। किसी कामना की समाधि पर मन बैठा धूनी रमा रहा। निष्काम योग की सिद्धि का तन तीर्थ है, ऋषि प्राण है। ये जो अन कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ज्ञान है। ये जो खुद में खुद की तलाश है, ये जो खुद में खुद की तलाश है, जगी चेतना का प्रमाण है। ये जो खुद में खुद की तलाश है, जगी चेतना का प्रमाण है। ये जो सब पे प्यार लुटा रहा, यही पुण्य है, यही दान है।
ये जो खुद में खुद की तलाश है, जगी चेतना का प्रमाण है। ये जो सब पे प्यार लुटा रहा, यही पुण्य है, यही दान है। वो जो आपने प्रश्न पूछा था, खोज परमात्मा की खोज, उस पर देखिएगा। स्वागत है। एक पुतला माटी का नापने जो गया, एक पुतला माटी का नापने जो गया है दरिया के तीर पर। बहुत सुंदर। एक पुतला माटी का पुतला नदी को नापने गया है। एक पुतला माटी का नापने जो गया है दरिया के तीर पर। खुद घुल के दरिया में जा मिला, मिट्टी झूठ की हर शान है। बहुत सुंदर। एक पुतला माटी का नापने जो गया है दरिया के तीर पर। खुद घुल के दरिया में जा मिला, मिट्टी झूठ की हर शान है। ये जो अनु कहे को भी सुन रहा, वही बोधि है, वही ज्ञान है। जो उजास बिखरा है रूह से, वही चेतना, वही ज्ञान है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सर, जीवन दर्शन से भरी हुई थी। उस बहुत ही अप्रतिम एक ही शब्द मुझे याद आ रहा है, और ये कुछ दो नाम हमारे समक्ष आए हैं। और ये आली जनाब अनीस अहमद साहब तशरीफ़ फरमाए सऊदी अरब से, और हमारे आला शायर हैं, अहले शायर हैं, अहले कलाम हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। संतोष सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से जितने भी लोग आज मेरे इस कार्यक्रम में मेरी बातों को सुनने के लिए आए, मैं तो इसे बातचीत ही कहूँगा, उन सब के प्रति अपने बहुत बहुत कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया अपने व्यस्त क्षणों में से। और डॉक्टर कविता सिंह प्रभा का बहुत आभार कि वो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू। आपके इन प्रश्नों के माध्यम से शायद मैंने बहुत प्राप्त किया है जीवन दर्शन, और ये कि कविता अभी बच्चे हो और आज मैं थोड़ी सी बड़ी और हो गई। चलिए, वैसे स्त्री कभी बड़ी नहीं होती, वो हमेशा ही लेकिन ये विदुषी है, इसलिए ठीक है। तो बिल्कुल, तो हम बिल्कुल अब अपने इस पॉडकास्ट के संवाद के अंतिम चरण पर आ चुके हैं और विराम लेंगे। हम आप सभी से इस कामना के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। कल फिर मिलेंगे 5 बजे किसी सुप्रसिद्ध साहित्यकार के साथ। बिल्कुल। जी, तो ये सिलसिला यूं ही बढ़ता रहे, चलता रहे, और आप सबके साथ जुड़कर हम एक दूसरे से सीखते रहें, क्योंकि जो आपने कहा ना कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की भी ज़रूरत है, और जो कॉस्मिक है वो हमें शायद मिलाया उसने हमें, तभी मैं आज आपके साथ हूँ। ये सभी जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, हमारे मित्र जन हैं जो सामने हैं, वो इसीलिए हैं। तो बिल्कुल मैं इसे परमात्मा का आशीर्वाद समझती हूँ कि आज मैं आपका एक साक्षात्कार ले रही हूँ या आपसे संवाद कर रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। तो चलिए, कल फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर किसी अच्छे साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ संध्या, नमस्कार। शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत।